नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं राजधानी रांची की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए उन्हें ट्विटर बाबा करार दिया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा सांसद जनहित के मुद्दों पर कुछ नहीं बोलकर सिर्फ ट्वीट कर ही सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया है कि योजनाओं के शिलान्यास के बाद भी उसका शिलान्यास कर क्रेडिट लेने की होड़ में मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। भाजपा सांसद के इस ट्वीट को लेकर सत्ताधारी दल कांग्रेस ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में निशिकांत दुबे के द्वारा ट्वीट करने के अलावा कुछ नहीं किया गया है। वह सिर्फ ट्विटर बाबा है। बेरोजगारी और महंगाई जैसे आम जनता से जुड़े मुद्दों पर वे कुछ नहीं कहते हैं, इसलिए ट्वीट कर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। 9 सालों में जो व्यक्ति 9 काम नहीं किया हो, उस व्यक्ति का नाम है निशिकांत दुबे। और निशिकांत दुबे किसी योजना का शिलान्यास कर दें और उस योजना का ढिंढोरा तक न पीटा जाए, यह बिल्कुल सच से परे है। क्योंकि ये लोग ट्विटर बाबा हैं, निशिकांत दुबे ट्विटर बाबा हैं। ये लोग सिर्फ ट्विटर पर ही अपने बयानों को लेकर के लगातार लगे रहते हैं। जनता के बीच जाना नहीं, महंगाई पे कुछ बोलना नहीं, ब्रजभूषण सिंह पर कुछ बोलना नहीं, बैठ करके पार्लियामेंट में जब झारखंड का माइनिंग का पैसा, जीएसटी के पैसे की बात उठे तो पीछे बैठ करके खामोश हो जाना है। और जब संसद से बाहर निकलना है तो ट्वीट 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 खेलना है। इसी का नाम है निशिकांत दुबे। तो हमें लगता है कि निशिकांत दुबे जी क्या बोलते हैं कल उनको स्वयं याद नहीं रहता है। इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा वर्तमान समय में पहल देखी जा रही है। इस समान नागरिक संहिता के संवैधानिक पहलुओं पर विचार विमर्श और इस कानून को लाने के लिए केंद्र सरकार अग्रसर है। इस कानून के मुताबिक एक देश एक कानून का चलन होना है। इसके मुताबिक देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। इस कानून के आने के बाद शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्म और समुदाय के लिए एक ही कानून लागू होगा। इस समान नागरिक संहिता को हमारे संविधान में वांछनीय रूप से रखा गया था। इस पर केंद्र शासित पार्टी भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि भाजपा के स्थापना काल से लेकर अब तक के चुनावी घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने का उल्लेख किया गया है। एक देश में अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए, इस कारण इस संहिता को लागू कराने की पहल की जा रही है। वर्तमान की केंद्रीय नेतृत्व सांप्रदायिक सद्भावना को लेकर चलती है ताकि देश के अंदर संविधान और कानून का राज हो। समान नागरिक संहिता को लेकर जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, उनको यह मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना काल से लेकर अब तक जितने भी चुनावी घोषणा पत्र हैं, उसमें हमने देश से वायदा किया है कि हम समान नागरिक संहिता देश में लागू करेंगे। और क्यों ना करें, एक देश में 2 नियम 2 अलग अलग लोगों के लिए नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि संविधान में जो चीज़ उल्लिखित है उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। चूँकि आज हम सरकार चला रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि देश के अंदर कानून का राज हो, संविधान का राज हो। और जो लोग सिर्फ संप्रदाय के आधार पर लोगों को डराने, उनको भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमें उन तक पहुँचना है। उनके मन में जो बातें भ्रम फैलाई जा रही हैं उनके बीच, उनको दूर करना है, सबको साथ लेकर चलना है। वहीं संहिता को लेकर केंद्र की विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा चुनाव के समय यूनिफॉर्म सिविल कोड और धर्म विशेष के लोगों के लिए घोषणा की जाती है। देश के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार पर लोगों को कायम रहना चाहिए। देश की वर्तमान परिस्थिति जैसे मणिपुर की हिंसा और दिल्ली में महिला पहलवानों का धरना एवं महंगाई जैसे मुद्दे से देशवासियों को ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का भाषण समय समय पर आता रहता है। जब प्रधानमंत्री देश के यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं या मुसलमानों का जिक्र अपने रैलियों में या अपने भाषणों में करते हैं, तो इससे यह पता चल जाता है कि अब देश में कोई ना कोई चुनाव आने वाला है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब इस देश में चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, जब चुनाव का समय आता है तब प्रधानमंत्री जी के मुंह से मुसलमानों की बात निकलती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात निकलती है। तो हमें लगता है कि दूसरों के घरों में झांकने से पहले प्रधानमंत्री जी को अपने घरों में भी झांक लेना चाहिए। ये सही है कि देश में जो संविधान ने अधिकार दिया है, उस अधिकार पर लोगों को कायम रहना चाहिए।
लेकिन अपने घर में उनको हक और अधिकार कब मिलेगा जिसे प्रधानमंत्री जी ने सुहागन होते हुए बेवा की जिंदगी जीने पर विवश किया है। वैसे तो हर माता पिता की इच्छा होती है कि उसका एक पुत्र हो जो उनके बुढ़ापे का सहारा बने, लेकिन पुत्र ही जब कुपूत निकल जाए तो माता पिता पर क्या गुजरेगी, इसका अंदाजा पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका के सेवानिवृत्त शिक्षक सुधांशु शेखर मंडल एवं उनकी पत्नी जयश्री मंडल की हालत देखकर लगाया जा सकता है। दरअसल 2008 में सुधांशु शेखर मंडल सेवानिवृत्त होकर कोवाली स्थित अपने आवास महुलडी में रहने के लिए पहुंचे। इससे पहले जब तक बाहर रहकर नौकरी कर रहे थे तब तक उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन घर पहुंचते ही पैसा, जमीन जगह, बैंक पासबुक और उनका सर्विस बुक तक उनके पुत्र ने ले लिया। फिर माता पिता को बंधक बनाकर रख लिया गया। शिक्षक दंपति कहते हैं कि यदि कहीं घर से जाना होता तो पुत्र द्वारा सर्च किया जाता था, वहीं घर के बाहर टांगी लेकर पुत्र सोया रहता था कि रात को कहीं माता पिता भाग ना जाए। इस बीच पिछले महीने मां जयश्री मंडल का पुत्र ने मारकर हाथ तोड़ दिया था, साथ ही पिता का भी हाथ तोड़ दिया था। इस प्रताड़ना से तंग आकर उसके पिता ने कोवाली थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद भी पुलिस की ओर से किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने पर उनके पुत्र पल्लव कुमार मंडल की हिम्मत और बढ़ गई और जगह जगह जमीन बेचने और पैसे के लिए वह माता पिता को प्रताड़ित करने लगा। बुधवार की सुबह किसी तरह बीमारी का बहाना बनाकर शिक्षक दंपति भाग निकले और हाता स्थित माता आश्रम में आकर ठहरे हुए हैं। वे डर से घर वापस नहीं जा रहे हैं। इनका कहना है कि सभी कागजात समेत मोबाइल आदि पुत्र ने छीन लिया है। मां जयश्री मंडल ने कहा कि पुत्र अक्सर शराब पीकर मारपीट किया करता है एवं जान से मारने की धमकी दिया करता है। इसी डर से हम दोनों ने घर छोड़ दिया और अब इधर उधर भटक रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा पल्लव कुमार मंडल है। रोज शराब पी के आता है, हमको मारपीट करने का धमकी देता है, कभी मार भी देता है, बेल उल्ट दिखाता है, छुरी उरी दे के बोलता है तुम्हारा जीभ तोड़ देंगे, काट देंगे। ऐसा खूब डर से हम लोग रहते हैं। कभी जान का भी डर है, कभी बोलता है हम कुछ भी कर सकते हैं, अभी शराब पी के आए हैं, काट भी देंगे, काट के जेल जाएंगे, हाँ बिना कटे नहीं जाएंगे। लगाया था हाँ, हाथ चोट टूट गया था, हो गया 1.5 महीना आसपास। आज से नहीं, बहुत दिन आगे से बहुत प्रताड़ित कर रहा है। अभी 1-1.5 महीना पहले उसके माँ का हाथ तोड़ दिया धकेल के, तो हमको भी मारपीट किया, जो हमको भी धकेल के अपना हाथ, दाहिना हाथ में चोट लगा था। तो उसके बाद भी उसका कोई ठिकाना नहीं, वो मारपीट हमेशा करने रहता है, कभी गला में दबाता है, कभी घर में बंद कर देता है। तो ये सब बहुत अत्याचार देख के निकलने नहीं देता है घर से, उसका बिना परमिशन निकलने नहीं देगा। मेरा सर्विस बुक, मैं रिटायर्ड टीचर हैं, मेरा सर्विस बुक, मेरा जो भी कागजात, ज़मीन जगह का पासबुक, उसके बाद जो चेक बुक सब रख लिया है अपने कब्जे में, और उसको देना नहीं चाहा, देखेंगे बोल के निकाला, तो उसके बाद देखेंगे अपना कब्जे में, नहीं देंगे तो मारेंगे, यही चक्कर रहा। तो उसके लिए हम लोग रात को भी वो हमारे दरवाज़ा के सामने खटिया बिछा के सो जाता है। और हम लोग आज कल सुबह किसी तरह एक पेशेंट को देखने के लिए जा रहे हैं, बोल के उसको निकाले, बोलते समय भी कहीं भी जाएं तो हम लोग का सर्च करके वो सर्च करता है, उसके बाद हम लोग निकल पाते हैं मत करने से। चक्रधरपुर और आसपास के इलाकों में सावन के झमाझम बारिश के साथ सर्पदंश के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। अस्पतालों में सांप काटने के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में 24 घंटे में सांप काटने के 3 मामले सामने आए हैं। तीनों मामलों में मरीज को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पहली घटना चक्रधरपुर प्रखंड के केनके पंचायत अंतर्गत मोराडी गांव में घटी। यहां तालाब में मछली पकड़ने गए युवक को सांप ने काट लिया। जानकारी के मुताबिक मोराडी गांव निवासी नरेश सोलंकी अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने के लिए गांव के तालाब में गया था। इसी दौरान सांप ने उसके पैर में डस लिया। घटना के बाद नरेश का हालत बिगड़ने पर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया है। सांप काट दिया? कब?
तब 3 बजे कैसे काटा? पानी मछली पकड़ रहे थे। हैं? मछली पकड़ रहे थे। कहाँ पर मछली पकड़? गाँव में तालाब में। खेत में पकड़ रहे थे। दूसरी घटना चक्रधरपुर प्रखंड के हाथीबारी गांव की है। यहाँ अमित बोत्रा नामक एक युवक को सांप ने काट लिया। वहीं तीसरी घटना जुमरो गांव की है। यहाँ 1953 सीआरपीएफ बटालियन के कैंप में शौच करने बाथरूम गए एक सीआरपीएफ जवान मिर्जा बास्के को सांप ने काट लिया। उन्हें भी आनन फानन में अस्पताल में भर्ती किया गया है। बारिश हुई थी और प्लस हम लोग का 2 महीना से ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ है गांव में, हाथीबारी गांव में। तो एकदम करंट एकदम नहीं था, एकदम पूरा अंधेरा था। और जो भी मोबाइल लाइट फिर भी जलाए थे, मोबाइल लाइट जला के हम अंदर घुसे। और जैसे ही घुसे मतलब वहीं द्वार में ही सांप था। जैसे ही कदम रखे तो फिर डायरेक्टली काट दिया। वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में कार्मिक विभाग के कार्यालय के छत पर पीपल के पेड़ की डाली गिरने से एक रेल कर्मी और एक युवक घायल हो गए। दोनों को घटना के बाद चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की मरहम पट्टी की गई। घटना दोपहर लगभग 12 बजे की बताई जा रही है। इस घटना के बाद पूरे कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। वहीं कार्यालय के फर्श पर छत का मलबा बिखरा रहा। जानकारी के मुताबिक रोज की तरह कार्यालय में रेलकर्मी काम कर रहे थे। इसी दौरान दोपहर के वक्त मंडल मुख्यालय के कार्मिक विभाग में स्थित नियुक्ति अनुभाग विभाग में पीपल के पेड़ की एक बड़ी डाली छत पर गिर गई। छत पर डाली के गिरते ही एस्बेस्टस शीट जोरदार आवाज के साथ कई टुकड़ों में टूटकर फर्श पर जा गिरा। इस घटना के दौरान कार्यालय में मौजूद रेलकर्मी राजीव कुमार और रेलवे में ज्वाइनिंग लेने बिहार मुंगेर से आए अमृतराज के सिर पर एस्बेस्टस शीट के टुकड़े गिरने से घायल हो गए। अचानक हुई इस घटना के बाद कार्यालय के अंदर भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। कार्यालय के फर्श पर चारों तरफ एस्बेस्टस शीट का मलबा था। कार्यालय में मौजूद रेलकर्मियों ने घायल रेलकर्मी राजीव कुमार और अमृतराज को घटनास्थल से उठाकर चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल ले गए, जहां दोनों का उपचार किया गया। इधर घटना की सूचना पाकर मंडल मुख्यालय में अपने चैम्बर पर बैठे डीआरएम एजे राठौड़ घटनास्थल पर पहुंचे और रेलकर्मियों से घटना की जानकारी ली। आज अचानक दोपहर 12 बजे पास सेक्शन के सामने, पुराने पास सेक्शन के सामने पीपल का पेड़ गिर गया, जो दीवार को तोड़ते हुए नीचे तक गिरा, जिससे अस्त व्यस्त की स्थिति हमारे ऑफिस में हो गई है, जिससे लोग परेशान हो गए हैं। और हमारा एक स्टाफ कर्मचारी जो काम कर रहा था वो भी इंजर्ड हो गया है। उसका नाम राजीव कुमार है। उसे स्थानीय रेलवे अस्पताल में ले जाया गया है ट्रीटमेंट के लिए। फिलहाल वो खतरे से बाहर है और सुरक्षित है, उसका इलाज कराया जा रहा है। ये मुद्दा बहुत दिन से चले आ रहा था। पास सेक्शन के सामने जो पुराना सूखा हुआ पेड़ था, बहुत दिन से था और उसके डालियां इसके पहले भी कई बार गिर चुकी है, फिर भी प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दिया। इधर राजधानी रांची के एक निजी होटल के सभागार में राष्ट्रीय नारी शक्ति महिला संगठन के द्वारा संगठन से जुड़ी महिलाओं के बीच प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी का चयन संगठन बंद होने के बाद नए सिरे से किया गया। साथ ही इस मौके पर एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष आरती बेहरा ने कहा कि वर्तमान समय में राज्य में महिला उत्पीड़न और नारी उत्थान को लेकर हमारा संगठन कार्य करने में अग्रसर रहता है। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में महिला आयोग के गठन नहीं होने के कारण हमारे संगठन की ओर से बहुत सारी महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किए जाते हैं। वहीं आगामी चुनाव के विषय में संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनका संगठन राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत है और हम महिलाओं के हक और अधिकार को लेकर चुनाव भी लड़ेंगे। संगठन को गठन हमको करना था, झारखंड का नई प्रदेश अध्यक्ष घोषणा करना था, जिला अध्यक्ष घोषणा करना था। इसीलिए बहुत दिन से कोरोना के कारण मैंने कॉन्फ्रेंस भी नहीं की थी। बहुत दिन से सब काम धंधा चौपट पड़ा हुआ था और कुछ महिला उत्थान के लिए बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है। अभी जैसे महिला आयोग अभी खाली है, महिला आयोग खाली है, जिसके चलते महिलाओं का केस नारी शक्ति में बढ़ रहा है। पति पत्नी, सास बहू, लड़का लड़की, बहुत अत्यधिक केस आता है। घर बसाने वाला, जमीन जायदाद लड़ाई, थाना से ज़्यादा मेरे पास लोग पहुंचते हैं। ऐसे में महिला आयोग होना जरूरी था, पर महिला आयोग ने गठन नहीं किया। तो नारी शक्ति ने उचित कदम उठाते हुए नारी शक्ति का प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेदारी मैंने डोली कुमारी को दे दिया और मैंने नई टीम अपना गठन किया। साथ में आज बिहार का भी टीम को मैंने गठन किया। तो ऐसे में नारी शक्तिकरण को लेकर, बढ़ते कदम को लेकर सरकार से मेरे मांग रहेगी कि जितने भी सरकार झारखंड से बस सेवा चलती है, सरकारी बस, उसको सिटी बस में सिटी बस का भाड़ा माफ़ हो और जो लंबा बस चलती है उसको सरकार आधा
आधा ले सरकारी बस में और आधा भाड़ा खास करके महिलाओं के लिए माफ़ करे। वहीं जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकीडी में छोटे भाई ने अपने सहयोगियों के साथ बड़े भाई के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में परिवार के 3 लोग घायल हो गए, इसमें महिलाएं भी शामिल है। घटना धतकीडी के बी ब्लॉक के रहने वाले इम्तियाज अहमद के साथ घटी। उनके अनुसार छोटा भाई परवेज अहमद आपराधिक प्रवृत्ति का है। वह चोरी, छिनतई और आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में जेल जा चुका है। पिछले 6 महीने से परवेज अक्सर उनके रंगदारी में 5000 रुपए की मांग करता है। इसके लिए कभी पानी बंद कर देता है तो कभी सीढ़ी का रास्ता अवरुद्ध कर देता है। बीते 3 दिनों से उसने पानी का सप्लाई बंद कर दिया था, जिसका विरोध करने पर परवेज अपने साथी शकील अहमद और अन्य के साथ रॉड, डंडा और चाकू से उनके परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया, जिसमें इम्तियाज के अलावा उनकी पत्नी सुरू निशा और उसका पुत्र मोहम्मद जाहिद घायल हो गया। वहीं इम्तियाज ने भाई परवेज पर मारपीट के दौरान पत्नी का सोने का चेन और मोबाइल छीन लेने का भी आरोप लगाया है। घटना के बाद बिष्टुपुर थाने में परवेज के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है, जहां से सभी घायलों का इलाज MGM अस्पताल में कराया गया। वहीं आरोपी परवेज ने भी इम्तियाज के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। तो पूरा मामला बताइए। मामला ऐसा है कि मेरा छोटा भाई है, उसको हम लोग कोर्ट में 1 साल 6 महीना पहले से हम लोग माँ बाप सब तो पूरा परिवार एंटी सर्टिफिकेट कोर्ट में लिख के दिए कि करप्टेड लड़का है। इससे पहले चोरी केस उसमें 1-2 बार अंदर गया, ठीक है ना। और वो क्या हमेशा बदमाशी करता है, हम लोग से रंगदारी मांगता है। अभी पानी बंद कर देता है, कहीं पानी का बंद कर देगा, बोलेगा 200 रुपया दो। सीढ़ी में सामान रख देगा, बोलेगा पैसा दो, न तुम्हारा बच्चा को मतलब किडनैप कर लेंगे। इस तरह से हरकत करता। आज पूरा पानी बंद कर, हम लोग 2 दिन से पानी 3 दिन से नहीं मिल रहा। आज जब पानी मांगने गए तो लोग 4 आदमी आके हमला कर दिया। मेरा वाइफ वहाँ बेहोश था, सर में मारा है, सर में चोट है, वहाँ गिरी हुई है। तो एक ही घर में आप लोग सब रहते हैं? एक ही अपना अपना फ्लैट है। तो आपका पानी वो भाई बंद कर देता? हाँ, हमारा पानी वो अपना भाई बंद कर देता है। और हम सीढ़ी में पूरा सामान रख देता है। बोलता हूँ महीना बोलता है कि 5000 रुपया दो, तब हम सीढ़ी में चढ़ने देंगे, ना तो नहीं चढ़ने देंगे, क्योंकि मेरे पेपर ऊपर सब बना हुआ है। ठीक है, वो किस तरह से मारा है, वाइफ को मारा है। भाई का क्या नाम है? भाई का नाम है परवेज अहमद। अब मेरा वाइफ का चैन उन सब छीना है। कितना का चैन है? चैन कम से कम नहीं भी तो 25,000 का चैन होगा। इन्हें छीनने में 3 आदमी था, उन लोग, एक परवेज अहमद, शकील अहमद और एक लड़का का नाम अज्ञात नाम है, उसका हम नाम नहीं जानते हैं, वाइफ लोग जानती है। चैन छीन लिया, मोबाइल छीन लिया। आगामी चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। इस बीच जमशेदपुर के निर्मल गेस्ट हाउस में बुधवार को झामुमो जिला कार्य समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जहां कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक में झामुमो के जिला अध्यक्ष साहब विधायक रामदास सोरेन, विधायक संजीव सरदार और पार्टी के केंद्र कमेटी के तमाम नेतागण एवं जिला कमेटी के नेतागण मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्य रूप से बूथ और प्रखंड स्तर पर पार्टी को और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई। बूथ एवं प्रखंड स्तर पर आगामी दिनों में कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में झामुमो ने पूर्वी सिंहभूम सीट पर दावेदारी भी की है। विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि इस लोकसभा सीट पर झामुमो के ज्यादा विधायक है। इसे देखते हुए यहां के झामुमो के उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। उस पर पूरा जिला का रिपोर्ट हमें सबमिट करना है। तो आज हम इस जिला में हमारा कार्यक्रम, हमारा संगठन की मजबूती, सरकार की योजना को किस ढंग से धरातल पर उतारा जाए, उसके लिए हमारी पार्टी क्या कार्यक्रम कर रही है, ये तमाम चीज़ों पर आज हम लोग विचार विमर्श के सभी प्रखंड के लोग यहाँ सभी हमारे केंद्रीय पदाधिकारी पहुँचे थे, सभी हमारे जिला के पदाधिकारी पहुँचे थे और सभी लोगों ने मिलकर के हम लोग विचार विमर्श करके एक तथ्य हम लोग निकाले। एक ये किए हैं कि हम लोग हमारा कार्यक्रम जो है जैसे सदस्यता अभियान, उसको हम कैसे करेंगे, हमारा प्रशिक्षण शिविर उसको हम कैसे करेंगे, सारी जगह का सारी चीज़ों पर हम डिजाइन कर लिए हैं। अभी हमारा ये हमारे पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में 2 प्रखंड को हम लोग प्रेरित किए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में महाप्रभु जगन्नाथ की मौसी बाड़ी में अंतिम दिन बालक सिद्धार्थ महाली और आदित्य महाली के हाथों दोपहर में भोग का वितरण किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मुसाबनी 1 नंबर स्थित महाप्रभु जगन्नाथ की मौसी बाड़ी में बुधवार को अंतिम दिन भी अन्य दिनों की तरह भोज का वितरण किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम
भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा और महाप्रभु जगन्नाथ की मौसी बाड़ी में अंतिम दिन पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात भोग वितरण की शुरुआत की गई। इस दौरान बालक सिद्धार्थ महाली और आदित्य महाली के हाथों भोग वितरण का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने भोग का आनंद उठाया। आगे उल्टा रथ निकाला जाएगा, जिसमें भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ महाप्रभु जगन्नाथ को विराज कर वापस मंदिर की ओर ले जाया जाएगा। आज प्रभु वापस अपने दरबार जा रहे हैं। उल्टा रथ है आज, और आज इस पावन अवसर पर हमारे ही परिवार, हमारे मित्र के परिवार के तरफ से भोग का आयोजन किया गया है, जिसमें उनके दोनों बच्चे शामिल हैं, सिद्धार्थ और बुन्नू। और हम लोग सबसे पहले तो मैं चाहूँगा प्रभु जगन्नाथ इन दोनों बच्चों पर आशीर्वाद बनाएं और पूरे मुसाबनी को फिर से वापस, जो स्वर्ण काल था मुसाबनी का, फिर से वापस आ जाए। प्रभु से यही इच्छा है कि यहाँ का माइंस, यहाँ का रोजगार और यहाँ के लोग बहुत सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। जमशेदपुर के सोनारी स्थित राजस्थान मैत्री संघ द्वारा संचालित RMS हाई स्कूल बालीचेला को CISE बोर्ड से मान्यता मिल गई है। इस मौके पर RMS और स्कूल द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन सोनारी कुराडी में मदन मोहन गीता देवी अग्रवाल सभागृह में किया गया, जहां शहर के जाने माने विद्यालयों के प्रिंसिपल मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं इस मौके पर विद्यालय के बच्चों द्वारा रंग बिरंगे कपड़ों में नृत्य भी पेश किए गए। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष RK झुंझुनवाला, सचिव संजय केडिया, स्कूल की प्रिंसिपल प्रतिमा सिन्हा, संस्था के ट्रस्टी रमेश अग्रवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इसमें स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं एवं संस्था के कार्यकारिणी के अन्य सदस्य सांवरलाल शर्मा, शंकर लाल, VGD कांटिया सहित अन्य लोग शामिल रहे। सभी ने विद्यालय की उपलब्धि पर एक दूसरे को बधाई दी और भविष्य में स्कूल प्रबंधन को आगे बढ़ाने की शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन संजय केडिया ने किया। राजस्थान मैत्री संघ द्वारा संचालित RMS हाई स्कूल बालीचेला को ICSE एफिलिएशन मिलने के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारे सारे ट्रस्टीज़, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, विभिन्न स्कूलों के प्राध्यापिकाएँ और हमारे शिक्षक शिक्षिकाएँ यहाँ सभी उपस्थित हैं। ये एफिलिएशन आज हम जब बालीचेला स्कूल के 20 वर्ष पूरे कर रहे हैं तब जाके हमें मिला है। इसके लिए हमारी पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत की है और उसके बाद जाके ये हमें एफिलिएशन मिला है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।